अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी क्रेग और सारा बैरेट की। क्रेग और सारा बैरेट बरतानवी हैं और इनकी शादी न्यूयॉर्क में होती है। शादी के महज 10 दिनों बाद ही दोनों अपने हनीमून के लिए कतर आ जाते हैं। कतर में एक 5 स्टार होटल में क़याम करते हैं और इसी क़याम के दौरान एक दिन सारा पूल में नहाने के लिए जाती है। क्रेग उस वक्त अपने कमरे में ही मौजूद होता है। सारा जब पूल में नहा रही होती है तो 2 मकामी अरबी लोग उसे हरास करते हैं और ऐसे फ़िक्रे कसते हैं जिससे वो परेशान हो जाती है। मामला जब क्रेग तक पहुंचता है तो वो होटल इंतज़ामिया से इस बारे में कंप्लेन करता है। होटल इंतज़ामिया उनके इल्ज़ामात को खातिर में ही नहीं लाती और कहती है कि इसमें सारा कसूर सारा का ही होगा। बहरहाल ये जोड़ा जैसे तैसे अपना हनीमून मुकम्मल करके इस जगह से रवाना होता है तो ट्रिप एडवाइज़र जो एक वेबसाइट है उस पर क्रेग अपना रिव्यू शेयर करता है और बताता है कि किस तरह से कतर के उस होटल में उनके साथ ये वाक़या पेश आया, और ये बताता है कि कोई दोबारा इस होटल में स्टे ना करे क्योंकि ये होटल ख़वातीन के लिए सेफ़ नहीं है। यहाँ पर ख़वातीन को हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है और ये पूरा वाक़या उस पर वो शेयर करता है। अब होता यह है कि क्रेग तो वहाँ से जा चुका है, सारा भी वहाँ से जा चुकी है, लेकिन कतर के साइबर लॉज के अकॉर्डिंग क्रेग पर उसकी गैर मौजूदगी में ही मुकदमा दर्ज हो जाता है। और तकरीबन इस वाक़े के 1 साल बाद क्रेग जब अपने काम के सिलसिले में दोबारा कतर आता है तो यहाँ पर उसे हिरासत में ले लिया जाता है और फिर उसे बताया जाता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसका ट्रायल हुआ है, उसे जुर्माना किया गया है और फिर 4 दिनों के लिए उसे डिपोर्टेशन सेंटर में रखा जाता है और फिर उसे डिपोर्ट कर दिया जाता है और उस पर 5 साल के लिए कतर आने पर पाबंदी लगा दी जाती है। इस वाक़े के नतीजे में क्रेग का जो करियर है मिडल ईस्ट में वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होता है क्योंकि वो बतौर हेल्थ केयर कंसल्टेंट यहाँ पर काम कर रहा था, लेकिन चूँकि उस पर 5 साल की पाबंदी लग जाती है तो वो अपने करियर को आगे नहीं बढ़ा पाता और उसके करियर का बहुत नुकसान होता है इस वाक़े की वजह से। बहरहाल ये एक ऐसा वाक़या है जिससे ये ज़ाहिर होता है कि इन खलीजी ममालिक में ये वाक़यात होते भी हैं, लेकिन फिर उन वाक़यात को एड्रेस नहीं किया जाता, बल्कि अगर आप उन वाक़यात की कंप्लेन करते हैं तो उसके नतीजे में आप ही को उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। जैसा कि इस केस में हमने देखा कि क्रेग और सारा के साथ ही बुरा हुआ, लेकिन बजाय इसके कि उन्हें वो टूरिस्ट थे, उन्हें उनकी बात सुनी जाती, उन्हें उनकी रिस्पेक्ट की जाती, उल्टा उन्हीं पर केस डाल दिया गया कि उनकी जुर्रत कैसे हुई कि उन्होंने होटल को डिफेम करने की कोशिश की। और ये जो मुकदमा भी हुआ उन पर, वो डेफेमेशन का मुकदमा होटल के एक मुलाजिम की तरफ से कराया गया और कतर के साइबर लॉज के तहत इस मुकदमे में उसे फ़ाइन भी किया गया जो कि क्रेग को देना पड़ा। बहरहाल ये एक ऐसा वाक़या है जो कि कतर में पेश आया। कतर को तो हम साइड पर रखते हैं, दुबई की हम बात कर लेते हैं। दुबई में क्या हो रहा है? दुबई में इससे कहीं ज़्यादा कुछ हो रहा है, और वो ये कि जिस तरह से हमने देखा कि हालिया ये जो कॉन्फ्लिक्ट है 28 फरवरी से ये जो ईरान अमेरिका और इसराइल वॉर शुरू हुई और उसके बाद ईरान ने खलीजी ममालिक पर इसके जवाब में अपने दिफा में हमले किए, तो सबसे ज़्यादा मुतासिर इससे दुबई हुआ। दुबई में सबसे ज़्यादा हमले किए गए, लेकिन एक चीज़ जिस पर बहुत ज़्यादा पाबंदी रही वो ये थी कि मुतासरा जो मकामात हैं, मुतासरा जो इलाके हैं, मुतासरा जो जगह हैं, अगर किसी ने उन्हें फ़िल्म किया, अगर किसी ने उनकी कोई वीडियो बनाई, अगर किसी ने उनकी कोई पिक्चर बनाई, किसी को भी शेयर की, फैमिली को शेयर की, किसी ग्रुप में शेयर की, किसी सोशल मीडिया पर शेयर की, तो फिर उन्हें जेल हो गई। एक ऐसे शख्स के बारे में एक वाक़या आया कि वो किसी होटल में रिहाइश पजीर था दुबई के, और वहाँ पर अचानक ईरान ने मिसाइल से हमला किया किसी एक उसकी मंजिल पर। तो उस बंदे ने सिर्फ एक वीडियो बनाई और बताया कि जिस अपार्टमेंट में, जिस जगह पर, जिस रूम में मैं हूँ, ये मंजिल सेफ़ है, ये वाली मंजिल थी जहाँ पर ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। और वो वीडियो अपने बरतानिया में उसने अपनी फैमिली को भेजी सिर्फ ये बताने के लिए कि आई एम सेफ़।
اور پھر اس بندے کو UAE میں جیل ہو گئی۔ کئی ایسے پاکستانی ہیں جنہوں نے ایسی ویڈیوز بنائی یا ایسی پکچرز بنائیں اور انہوں نے فیملی گروپس میں بھیج دیں یا انہوں نے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں، تو وہ بھی اس وقت جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہو رہا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اور یہ ہو رہا ہے کہ مسلکی بنیادوں پر پاکستانیوں کو UAE سے بھیجا جا رہا ہے۔ انہیں کچھ فیملیز ایسی ہیں جنہیں صرف 48 گھنٹوں کی مہلت دی جا رہی ہے کہ آپ 48 گھنٹوں میں اپنا سب کچھ سمیٹیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ ایک فیملی ایسی ہے جسے 1 ہفتے کی مہلت دی گئی، وہ بڑے عرصے سے وہاں پر سیٹل تھی۔ اب آپ بتائیں کہ 1 ہفتے میں کتنا مشکل ہوتا ہے کسی کے لیے برسوں کی اپنی جو کمائی ہے، برسوں کی اپنے جو اثاثے ہیں، وہ 1 ہفتے میں کیسے کوئی اسے وائنڈ اپ کر سکتا ہے۔ بہرحال 1 ہفتے کی مہلت دی گئی کہ 1 ہفتے میں اپنا سب کچھ سمیٹیں اور یہاں سے تشریف لے جائیں۔ بہت ساری ایسی فیملیز ہیں، چونکہ ہمارے دوست ممالک ہیں، ان سے ہمارے تعلقات بھی ہیں۔ خیر دوست ممالک بھی کیا ہیں کہ UAE نے اس سچویشن میں، جب سعودیہ کے ساتھ ہمارا ایک دفاعی معاہدہ تھا، تو اس سچویشن میں شاید UAE کو کچھ غصہ تھا، تو UAE نے اپنے $3.5 بلین ہم سے مانگ لیے اور پھر بالآخر ہم نے بھی وہ واپس کر دیے کہ یہی کہہ کے کہ روٹین کا لین دین ہے۔ لیکن بہرحال اس میں تاثر یہی تھا کہ UAE کو ہم پر کچھ غصہ ہے کہ ہم اس کانفلکٹ میں سعودیہ کا یا قطر کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے ان ممالک میں۔ اور دبئی کا زیادہ تر بیڑا غرق تو ایران نے کر دیا۔ اس کانفلکٹ کے نتیجے میں سب سے زیادہ حملے ایران نے دبئی میں کیے ہیں، اور دبئی میں جو انویسٹرز ہیں وہ نکل رہے ہیں۔ دبئی میں سیاح نہیں جا رہے ہیں کیونکہ جو ایک سیکیورٹی کا ایک تاثر تھا کہ دبئی بہت سیکیور ہے، انویسٹمنٹ کے لیے، ٹورسٹ کے لیے بہت سیف ہے، لیکن وہ ایک تاثر یقیناً اس جنگ کی وجہ سے زائل ہوا ہے اور لوگ اب وہاں نہیں جا رہے۔ صرف وہی لوگ وہاں پر اس وقت ہیں جو کام کرتے ہیں، جن کی جابز ہیں، جن کا وہاں پر کاروبار ہے۔ ادروائز سیاحت کے لیے تو اس وقت کوئی بھی دبئی نہیں جا رہا۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایران نے تو دبئی کا جو بیڑا غرق کیا ہے وہ کیا ہے، دبئی خود بھی اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ اس طرح کے جو اقدامات لیے جا رہے ہیں دبئی میں، لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں، کیا اس سے دبئی کے بارے میں بہت محبت پیدا ہوگی لوگوں کے دلوں میں؟ یا پھر کوئی وہاں جانا چاہے گا اس طرح کے واقعات کے بعد کہ اگر گلف کنٹریز میں لوگوں کے ساتھ، ٹورسٹ کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا تو کیا کوئی وہاں پر جانے کی ہمت کرے گا؟ اور آپ میں سے بھی جو لوگ اس کانفلکٹ میں دبئی کے بارے میں ٹویٹس کر رہے ہیں، ذرا ہوشیار رہیے گا۔ ٹویٹس پر بھی یا سوشل میڈیا پر آپ نے اگر کوئی بات کی ہے تو آپ ہوشیار رہیے گا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے کوئی ایسا سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی پوسٹ کی ہو کہ کل کو آپ دبئی جائیں تو آپ بھی دھر لیے جائیں۔ تو سچویشن اس وقت کچھ ایسی ہی ہے۔ بہرحال میں ایک خبر پڑھ رہی تھی کہ دبئی کے کچھ بڑے ہوٹلز جو ہیں ان کا کلوزر ہو رہا ہے، اور اس پر بڑے سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ یہ ہوٹلز بند کیوں ہو رہے ہیں، یہ دبئی کے آئیکونک ہوٹلز ہیں اور یہ اچانک کیوں بند ہو رہے ہیں، کیا وجہ بنی ہے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو کانفلکٹ شروع ہوا 28 فروری سے، اور پھر ایران نے جو اتنے حملے کیے دبئی پر اور ٹورسٹ جانا بند ہو گئے، دبئی میں ڈالرز کی کمی ہو گئی ہے، دبئی نے امریکہ سے یہ مالی مدد مانگی ہے اور کہا ہے کہ ہمیں ڈالرز چاہیے، ہمارے پاس ڈالرز کی شارٹیج ہو گئی ہے۔ گو کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن ڈالرز کی شارٹیج ہو گئی ہے کیونکہ سیاح نہیں جا رہے ہیں، کاروبار نہیں اس طرح سے چل رہا ہے، انویسٹمنٹ کا ایک ایشو چل رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ حملے دبئی میں ٹیک کمپنیز پر بھی ہوئے۔ تو اس وجہ سے کیا یہ ہوٹلز اس لیے بند ہو رہے ہیں کیونکہ سیاح نہیں ہیں، کوئی جا نہیں رہا، تو ہوٹلز میں تو کوئی ٹھہر نہیں رہا، تو شاید ان کی آمدنی نہیں ہو رہی اس لیے وہ بند ہو رہے ہیں۔ بہرحال پھر جب خبر کی ڈیٹیلز میں گئی تو پتہ چلا کہ یہ ہوٹلز جو ہیں وہ
इनमें से कुछ होटल्स जो हैं वो रेनोवेशन के लिए बंद हो रहे हैं और कुछ होटल्स ऐसे हैं जो परमानेंटली शट डाउन हो रहे हैं। अब रीज़न्स उसके पीछे क्या हैं, उसमें यही कहा गया है कि रीज़न्स कुछ इंटरनल रीज़न्स हैं, कुछ एक्सटर्नल रीज़न्स हैं जिसकी वजह से बंद हो रहे हैं। जुमेरा बुर्जुल अरब जो कि दुबई का बहुत पुराना और 7 स्टार होटल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत पुराना दुबई का होटल है। 1999 में ये होटल बना था और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि चूँकि बहुत पुराना हो चुका था और गर्मियों के सीज़न में वैसे भी होटल्स जो हैं चूँकि सयाहत कम होती है तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं और होटल्स अपनी रेनोवेशन का काम करते हैं। तो अब चूँकि एक डेड जोन चल रहा है वॉर की वजह से भी और कुछ आगे गर्मियों की सीज़न की वजह से वैसे ही यहाँ पर वो हो जाता है, सयाहों का रश कम हो जाता है, तो इस वजह से इस होटल ने सोचा कि क्यों ना वो जो एक लॉन्ग ड्यू रेनोवेशन थी वो रेनोवेशन करा ली जाए। तो इसलिए जो जुमेरा बुर्जुल अरब है वो रेनोवेशन के लिए बंद हो रहा है और बड़ी लंबी मुद्दत के लिए बंद हो रहा है। मतलब मैंने नहीं सुना कि कोई होटल रेनोवेशन के लिए, ये रेस्टोरेशन के लिए 18 माह के लिए बंद हो जाए, यानी 1.5 साल के लिए। 18 माह 1.5 साल ही बनेंगे, हाँ 1.5 साल के लिए, 1.5 साल की मुद्दत के लिए ये होटल बंद हो रहा है, यानी 12 और 6 18, यस 1.5 साल की मुद्दत के लिए ये होटल बंद हो रहा है। अच्छा, वैसे बड़ी बात है। बहरहाल अगला जो होटल है वो एनंटारा वर्ल्ड आइलैंड्स दुबई। इस होटल के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये होटल जो है ये इसका परमानेंट क्लोजर होने जा रहा है, ये मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और ये 2021 में ही ये खुला था, तो हार्डली 5 साल हुए हैं उसको और 5 सालों में ही इसे बंद कर दिया गया। और इसकी बंदिश जो है वो कई अवामिल की वजह से है, एक्सटर्नल भी इंटरनल भी, अब ये तो अल्लाह ही जानता है कि क्या वजह बनी होगी। पार्क हयात दुबई, पार्क हयात दुबई जो है वो 20 साल से ज़्यादा अरसे के बाद, यानी तकरीबन 20 साल के अरसे तक ये होटल कभी बंद नहीं हुआ और अब ये बंद होने जा रहा है। और इसी साल कोशिश है कि इसकी रेनोवेशन कम अरसे में ही मुकम्मल करके तो इसी साल इसे खोल लिया जाए। ये होटल 2005 में खुला था, यानी सबसे पुराना बुर्जुल अरब ही है और ये उसके बाद है ये होटल। तो बहरहाल इसकी भी रेनोवेशन होगी। फिर है रेडिसन ब्लू होटल, दुबई मीडिया सिटी में ये होटल है और ये होटल 2006 में खुला था। 30 अप्रैल को ये मरम्मत के लिए बंद होगा, इसकी भी रेनोवेशन होगी और इस साल के आखिर तक इसकी जो केटरिंग सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, लेकिन मरम्मत इसकी होगी और 2027 में ये होटल किसी दूसरे ग्रुप के तहत काम करेगा। यानी इस वक्त जो करंट इस होटल की इंतज़ामिया है या जो ग्रुप इस होटल को ओन कर रहा है उस होटल वो इस होटल को ओन नहीं करेगा आफ्टर रेनोवेशन, और 2027 में जब ये दोबारा खुलेगा तो किसी नए ग्रुप के तहत ये काम करेगा। फिर है जी द सेंट रेजिस दुबई द पाम, ये 2021 में खुला था होटल और 5 स्टार होटल है, पाम जुमेरा पर ही है ये भी। और अब अप्रैल के मिड से इसके कुछ हिस्से रेनोवेशन के लिए बंद किए गए हैं और ये अपनी लिमिटेड सर्विसेज के साथ ये होटल काम करता रहेगा और फिर जब तक इसकी रेस्टोरेशन का काम मुकम्मल होगा उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर खुल जाएगा। फिर है जी अरमानी होटल, दुनिया का पहला अरमानी ब्रांडेड होटल जो कि मुकम्मल तौर पर मुरम्मत के लिए बंद कर दिया गया है। ये होटल बुर्ज खलीफा की 39 मंजिलों पर फैला हुआ है और इसमें 160 कमरे हैं और स्वीट्स हैं, बहुत बड़ा होटल है और इसकी मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसे बंद किया गया है और 3 जनवरी तक तमाम रिजर्वेशंस भी बंद कर दी गई हैं। वैसे कोई जा भी नहीं रहा 3 जनवरी तक, अभी तो हालात जिस तरह के चल रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है लंबा ही चलेगा, तो ऐसे में इतना कौन सयाहत के लिए दुबई जाएगा जब पता है कि ईरान सबसे पहला हमला ही दुबई पे करता है। खैर बहरहाल ये भी जो होटल है वो रेनोवेशन के लिए बंद किया जा रहा है। तो ये सूरत हाल है। फिर रेडिसन ब्लू होटल
بھی ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ریسٹوریشن کے لیے اس کو بند کیا جا رہا ہے۔ تو اب بہت لوگوں کے ذہن میں سوال ہیں کہ جس طرح سے یہ پوز کیا جا رہا ہے، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ ہوٹلز ہم بند کریں رینوویشن کے لیے، ہو سکتا ہے رینوویشن کے لیے بند کریں، لیکن جس طرح کی سچویشن ہے اور پھر جس طرح سے دبئی خود جو کام کر رہا ہے، لوگوں کو اس طرح سے جیلوں میں بھیجنا، لوگوں کو شارٹ نوٹس پہ اپنے ملک سے نکال دینا، اور یہ نہیں کہ صرف پاکستانیوں کو نکال رہا ہے، دبئی انڈینز کو بھی نکال رہا ہے، دبئی لیبنان کے لوگوں کو بھی نکال رہا ہے، دبئی جو ایرانین لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں ان کو بھی نکال رہا ہے، دبئی صرف پاکستانیوں کو نہیں نکال رہا ہے۔ تو جب آپ اپنے ملک سے اس طرح لوگوں کو نکالنا شروع کر دیں گے، پھر آپ کی سیاحت کا ویسے ہی کچھ نہیں بچا، جو حالات ہیں اس میں کون آپ کے ملک میں سیاحت کے لیے آنا چاہے گا؟ وہ کہتے تھے نا حبیبی کم ٹو دبئی، اب لوگ کہہ رہے ہیں حبیبی لیو دبئی۔ تو سچویشن کچھ اس طرح کی بن رہی ہے، ایسے میں ان ممالک کو اپنا طرز عمل یقیناً بدلنا ہوگا، ورنہ کچھ تباہی تو ایران کی وجہ سے ہوگی، باقی تباہی اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔